नमस्कार साथियों, राकेश वर्मा एजुटेक चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेडिकल लाइन की कुछ बच्चे जो मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज से अपन इस चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड कुछ क्लासेस हैं, वो डालने का प्रायोजन है, वो कर रहे हैं, जिसमें अपन स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासेस की बात है, वो करने वाले हैं। मैं प्रकाश वर्मा आप सबके समक्ष आज जो पहली जो क्लास जो अपनी होगी, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ब्लड, ठीक है, ह्यूमन ब्लड की अपन बात है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो ब्लड की जब भी बात आती है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ब्लड है ये अपनी बॉडी में, होल बॉडी में ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करके ये ब्लड क्या करता है, अपनी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। और जितने भी अपनी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताएं हैं वो अपनी बॉडी के सेल टिश्यू तक पहुंचाने का काम है वो करता है। ठीक है, इसके साथ क्या देखने को मिलता है कि अपना जो ब्लड होता है, ये ब्लड क्या करता है, ये ब्लड अपनी बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, अपनी बॉडी के ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड क्या करता है कि अपनी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है हार्ट के माध्यम से। हार्ट जो होता है, हार्ट के माध्यम से पूरा ब्लड है अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट है वो होता रहता है, और इस सर्कुलेशन के कारण और ये ब्लड पूरी बॉडी में, होल बॉडी सेल टिश्यू के पास पहुंचता है, और बॉडी के सेल टिश्यू को सर्वाइव करने के लिए या जीवित रहने के लिए बॉडी के जितने भी सेल टिश्यू होते हैं, उन सब सेल टिश्यू को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। और ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज और इनके साथ में अदर सब्सटेंस को बॉडी के पर्टिकुलर सेल टिश्यू तक पहुंचाने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो अपने ब्लड का होता है। इसके अलावा बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो जितनी भी चीजों को यूज करते हैं, ठीक है, यूज करने के बाद जैसे ऑक्सीजन का यूज किया, उसने ग्लूकोज का यूज किया, तो उसी प्रकार से यूज करने के बाद ये सारे सेल्स क्या करते हैं, ये सारे सेल्स आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनाने का काम है वो करते हैं। और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, इस वेस्ट मटेरियल को वापस बॉडी से बाहर रिमूव करना होता है। ठीक है, तो इस वेस्ट मटेरियल को पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक वापस लाने का काम भी किसका होता है, ब्लड का होता है। इसलिए ब्लड अपनी बॉडी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है वो होता है, और ब्लड का महत्व है वो इतना ज्यादा है वो इसलिए होता है। तो इस चैप्टर में या इस क्लास में अपन बात करेंगे कि ब्लड है ये कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है, किस किस प्रकार से प्रेजेंट होता है, किन किन चीजों से मिलकर ये बना हुआ होता है, और कौन कौन सी चीजों की कमी या अधिकता है वो इसके अंदर अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास आप सबके साथ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है, ये ब्लड है वो कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो डेफिनेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड की डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो ब्लड की जब बात आती है तो ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी वाया ब्लड वेसल्स। तो ब्लड क्या होता है, एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है, एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और अपनी बॉडी के अंदर 4 प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 4 प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो उसमें एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू होता है, और उसी टिश्यू का मिलकर आपका ब्लड है वो बना हुआ होता है। तो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, और पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में घूमता रहता है। ठीक है, किसके माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की जहां पे भी बात आती है तो अपनी बॉडी 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जिसमें आपका एपिथेलियम टिश्यू होता है। एपिथेलियम टिश्यू है वो आपकी बॉडी की लाइनिंग को बनाने का काम करता है, कि अपनी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो भी लाइनिंग बनती है, उन लाइनिंग को एपिथेलियम टिश्यू है ये बनाता है। इसके अलावा और बाकी बॉडी के अंदर, बाकी अदर अमाउंट के अंदर बहुत सारी मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें ब्लड होता है, बोन होता है, कार्टिलेज होता है। ये सब किससे मिलकर बने हुए होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो टिश्यू होता है वो मस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, बहुत सारे मसल्स अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा चौथा जो नर्वस टिश्यू होता है, जो अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम है वो करता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं दूसरी डेफिनेशन की, तो ब्लड है वो विस्कस होता है। ठीक है, ब्लड होता है वो क्या होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, कलर इसका रेड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, रेगुलेशन का और प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर बहुत सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है,
बहुत सी मैकेनिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है, और इसके साथ साथ में ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन देने का काम है वो करता है। आगे अपन इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है, कौन कौन सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या क्या अदर काम है इसके देखने को अपन को मिलते हैं। इसके अलावा इसकी तीसरी डेफिनेशन की अपन बात करें तो ब्लड इज ए सर्कुलेटिंग टिश्यू। ब्लड है वो एक सर्कुलेटिंग टिश्यू होता है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर घूमता हुआ रहता है, ठीक है, और ब्लड पूरी बॉडी में घूमता हुआ रहता है, जिसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड के सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा और सेल्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये बॉडी का होम्योस्टासिस को मेंटेन करता है। बॉडी की जो इंटरनल जितनी भी मैकेनिज्म्स होती है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है, ठीक है। और एक जो नॉर्मल एडल्ट जो व्यक्ति होता है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड है वो देखने को मिलता है। मतलब एक एडल्ट जो व्यक्ति होता है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, उसमें आपको 5 से 6 लीटर तक ब्लड है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चले तो अपन देखेंगे कि ये ब्लड है ये बनता कहां है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का निर्माण है वो कहां होता है या कब होता है, उसकी अगर अपन बात करें तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का जो निर्माण होता है, सबसे पहले जिसको अपन एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ ब्लड के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन मतलब जब एक बच्चा मां के पेट में होता है, ठीक है, या एब्डोमेन के अंदर जब बच्चा होता है, मां के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है, तो उस टाइम पे जब उसकी स्टार्टिंग की जो फेज होती है जिसको अपन एम्ब्रियोलॉजिकल फेज बोलते हैं, उस टाइम पे उस बच्चे के अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है वो ब्लड का निर्माण आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है वो आपको मेसोडर्मल जो स्टेम सेल्स होते हैं या मेसोडर्मल जो लेयर होती है उससे ब्लड का निर्माण है वो देखने को मिलता है। मेसोडर्मल लेयर का मतलब हो गया कि बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे 3 लेयर बच्चे की बनती है, ठीक है। कोई भी छोटा बच्चा होता है उसकी बॉडी में जब उसका निर्माण हो रहा होता है, मां के एब्डोमेन में जब उसका निर्माण हो रहा होता है, तब 3 लेयर उसकी बॉडी में सबसे पहले बनती है, ठीक है, मेसोड्रम, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। मेसोड्रम है ये मीडियम लेयर होती है, और उस मीडियम लेयर के अंदर मीडियम लेयर की वजह से क्या है आपके ब्लड का निर्माण है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और मीडियम लेयर में जो योग सेक होता है, ठीक है, योग सेक, योग सेक जो होता है उस योग सेक के माध्यम से ब्लड का निर्माण है वो देखने को मिलता है। और ब्लड के बढ़ने की प्रोसेस को, ठीक है, ब्लड के बढ़ने की प्रोसेस को हिमेटोपोइसिस के नाम से अपन जानते हैं। ब्लड के बढ़ने की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, हिमेटोपोइसिस कहलाएगी, ठीक है। स्टेज ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जब ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो वो योग सेक के अंदर होता है, ठीक है। और योग सेक में जब अकर्स इन योग सेक इन द एम्ब्रियो, ठीक है, 2 से 3 वीक का जब बच्चा होता है, 2 से 3 वीक की प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम पे सबसे पहले जो ब्लड का निर्माण होता है वो योग सेक में होता है। और योग सेक है ये उस टाइम पे जब बच्चे का निर्माण एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा होता है तब ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद और इस टाइम पे ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं, और ये क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब जनरली जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं उनमें एक सेल होती है आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस है वो एडल्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जब ये इस स्टेज पे ये बच्चा होता है योग सेक वाली स्टेज पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे न्यूक्लियस है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हिपेटिक स्टेज, उसके बाद पहले योग सेक के अंदर ब्लड का निर्माण होता है, उसके बाद दूसरी स्टेज पे जाने के बाद ब्लड का निर्माण है वो कहां देखने को मिलता है, हिपेटिक स्टेज के अंदर। हिपेटिक मतलब लीवर और स्प्लीन के द्वारा, बच्चे के जो लीवर और स्प्लीन होंगे 6 से 7 वीक का जब बच्चा हो जाएगा, या प्रेगनेंसी के 6 से 7 वीक पे जब बच्चे का 6 से 7 वीक से लेके जन्म तक के बच्चे के अंदर जो ब्लड का निर्माण होगा वो किसमें होगा, लीवर और स्प्लीन के अंदर ब्लड का निर्माण है वो देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसेस डिफेंसिव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। लीवर इज द मेजर हिपेटोपोइटिक ऑर्गन ड्यूरिंग फिटल लाइफ। फिटल लाइफ के दौरान, जब बच्चा फिटल लाइफ के दौरान होता है तब उसके अंदर ब्लड का जो निर्माण होता है वो किसमें देखने को मिलेगा, आपको हिपेटिक स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद बोन मेरो के अंदर, ठीक है, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जब एक ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है वो किसमें होता है, बोन मेरो में होता है, ठीक है। बोन मेरो के अंदर आपको ब्लड का निर्माण है वो देखने को मिलता है, ठीक है। बोन मेरो का मतलब हो गया कि जो हड्डी होती है, ह्यूमन बीइंग की जो हड्डी होती है, इस प्रकार से ये जो हड्डी होती है, इस हड्डी में, इस हड्डी के पार्ट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है इसका, इसको बोलते हैं अपन एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस। इस एपीफाइसिस के अंदर रेड बोन मेरो भरा हुआ रहता है, ठीक है, रेड बोन मेरो है वो भरा हुआ रहता है, और इसी के अंदर ये ब्लड का निर्माण करने वाली जो स्टेम सेल्स है वो प्रेजेंट रहती है, और इन सेल्स के द्वारा ब्लड का निर्माण है वो देखने को मिलता है, ठीक है।
ये बिगिंस अराउंड 3 to 4 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब कि बच्चे के जन्म के बाद 3 से 4 मंथ के बाद ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है बोन मेरो के अंदर ब्लड का निर्माण होना। उसके बाद बोन मेरो बिकम्स द प्राइमरी साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन आफ्टर बर्थ। बोन मेरो ही प्राइमरी साइट होती है आफ्टर बर्थ, बच्चे के अंदर ब्लड का निर्माण जो हो रहा होता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट इनटू इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब जो ये स्टेम सेल्स होती है ये सारे ब्लड के सेल्स का निर्माण करती है, और निर्माण करने के बाद इन सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है कि ये सेल्स अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है, और 3 प्रकार के सेल्स आपको बना के देने का काम है वो करती है, और यही तीनों सेल सेलुलर जो कंपार्टमेंट होता है ब्लड का उसको बढ़ाने का काम है वो करते हैं, जिनको आगे अपन डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की, कि ब्लड के कंपोनेंट्स है वो किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो ब्लड के अंदर है वो मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो होल ब्लड होता है, ठीक है, होल जो ब्लड होता है कंप्लीट रूप से उसमें 92% तो फ्लूइड होता है, ठीक है, और 8% है वो अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा कि ब्लड के कंपोजिशन की मैं बात करूंगा कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो ब्लड के कंपोजिशन को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा। ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसको मैं 2 भागों में डिवाइड करने का काम है वो करूंगा, ठीक है, जिसमें ब्लड प्लाज्मा होगी 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड के सेल्स आएंगे, ठीक है। जैसे ब्लड हो गया तो ब्लड को अपन 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, एक तो हो गया आपका ब्लड प्लाज्मा और दूसरा हो गया जो ब्लड प्लाज्मा मतलब जो लिक्विड पोर्शन हो गया, और दूसरा होगा सेल्स वाला पोर्शन जिसके अंदर आपको सेल्स है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सेल्स वाला जो पोर्शन होगा वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आएगा जो कि 45% बनाने का काम है वो करेगा, ठीक है। अभी जो ब्लड प्लाज्मा होगी इसके अंदर 91.5% तक तो क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। 90 से 92% तक तो क्या होगा, इसमें वाटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें 7% प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा जो कि प्लाज्मा के अंदर आएगा, और 1.5% के लगभग या 1.5% के लगभग इसके अंदर आपको अदर सोल्यूट्स है वो देखने को मिलेंगे, जैसा कि ब्लड के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा प्रोटीन्स में भी अपन ब्लड प्लाज्मा में ये सब चीजें प्रेजेंट होगी, उसमें भी ये प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट होगी, और प्रोटीन्स के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन एंड ऑल अदर प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स है, ये तीनों या चारों प्रकार के प्रोटीन है ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एल्बुमिन्स है वो 54% होगा, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन कंपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्बुमिन बोलेंगे। दूसरा ग्लोबुलिन होगा 38% देखने को मिलेगा। तीसरा फिब्रिनोजन देखने को मिलेगा 7%, और अदर प्रोटीन्स भी 1% के लगभग इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो अदर सोल्यूट्स है ये अदर सोल्यूट्स देखने को मिलेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, न्यूट्रिएंट्स है, गैसेज है, रेगुलेटरी सब्सटेंसेज है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें आपको इस प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर अपन बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर टोटल ब्लड का 45% है वो बनाने का काम करेगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जितना मटेरियल ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा उसको अपन बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, ठीक है, जिसमें आपकी रेड ब्लड सेल्स होंगी, ठीक है, आरबीसी जिसे आप बोलते हो। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी, डब्ल्यूबीसी जिसे आप बोलते हो, और इसके अलावा प्लेटलेट्स है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों प्रकार की सेल्स है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। क्योंकि ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी सबसे ज्यादा मात्रा में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 4.8 टू 5.4 मिलियन के लगभग ये देखने को मिलती है आरबीसी, और आरबीसी ज्यादा होने की वजह से ही ब्लड का कलर है वो रेड होता है, ठीक है। क्योंकि सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो आरबीसी होती है, और आरबीसी में एक कंटेंट होता है जिसको अपन हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर है वो रेड होता है। इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इन व्हाइट ब्लड सेल्स को फिर आगे फर्दर अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे कि 3 प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं ये 3 प्रकार के सेल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें आरबीसी देखने को मिलेगी, रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलेगी, उसके अलावा इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स है वो देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा इसमें प्लेटलेट्स है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की सेल्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट है आपको मिलेगी। अब अगर अपन बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, डब्ल्यूबीसीज,
ये जो WBCs होती है ये भी आगे फर्दर अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है, जिनकी अगर अपन बात है वो आगे करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, एसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इस प्रकार से WBCs भी आगे फर्दर डिवीजन के अंदर अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ब्लड है इसके कंपोजिशन की मैं बात करूं तो ये कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसा कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड में अपन, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो भागों के अंदर ब्लड को अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन की जब बात आती है तो कंपोजिशन में ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, जिसमें 55% होगा, मतलब ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होगा उसको अपन प्लाज्मा बोलेंगे, जो कि 55% के अंदर प्रेजेंट रहेगा। दूसरा, ब्लड के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे, जो सेल्स होंगे, जो सेलुलर पार्ट बनाएंगे ब्लड का, वो 45% आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ब्लड का जो टोटल 100% जो पार्ट होता है उसमें 55% तो प्लाज्मा देखने को मिलता है और 45% है वो ब्लड के सेल्स से वो देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये प्लाज्मा हो गया, 55% ये प्लाज्मा हो गया और ये 45% क्या हो गए, ब्लड के सेल्स है वो हो गए। ठीक है, ये कंप्लीट रूप से ब्लड के सेल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो होते हैं। ठीक है, आगे अपन चले, आगे मैं बात करूं तो अब अपन बात करते हैं प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा है वो किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा है वो यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लाज्मा की, ये प्लाज्मा है ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और ये अपनी बॉडी के लिए किस प्रकार से आवश्यक है वो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्लाज्मा में डेफिनेशन की बात करें तो प्लाज्मा है ये एक स्ट्रो कलर्ड लिक्विड पोर्शन होता है, मतलब ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है जो कि स्ट्रो कलर्ड का होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा के कंपोजिशन की मैं बात करूं तो प्लाज्मा में 90 to 92% जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। 90 to 92% जो होता है क्या होता है, वाटर होता है। उसके अलावा 7% है वो प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा 1% इसमें अदर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसा कि अपन प्रीवियस पहले बात की थी अपन ने। ठीक है, इसके अलावा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं इसमें ये तीन प्रकार के मोस्ट ऑफ से प्रोटीन्स है वो देखने को मिलते हैं। तो ब्लड के अंदर ये जो प्रोटीन्स है ये तीन प्रकार के प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एल्बुमिन जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है 54%। ठीक है, और ये एल्बुमिन क्या करता है, ब्लड में ओनकोटिक और ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम है वो करता है। ओस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करने का काम है वो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ओस्मोटिक प्रेशर की अपन बात करेंगे कि ओस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर आपकी एक प्रोटीन ऐसी होती है जो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, ब्लड का जो ओस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम है वो करती है। दूसरी है ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये 38% तक ये प्रेजेंट होती है, दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। और ये क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। और ये एंटीबॉडीज क्या करती है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है, तो अपनी इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल जो प्रोटीन होगी वो कौन सी होगी, ग्लोबुलिन होगी। तो इसका मतलब ग्लोबुलिन प्रोटीन की अगर अपनी बॉडी में कमी हो जाए तो उस व्यक्ति के अंदर उसका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा और उसको इन्फेक्शन, बाहरी इन्फेक्शन होने का खतरा है वो ज्यादा हो जाएगा। तीसरी चीज फिब्रिनोजन प्रोटीन, फिब्रिनोजन प्रोटीन है ये भी प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है और ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाने में ये काम आती है। ठीक है, जैसे अपन को किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है, जैसे मान लो कि ये कोई ब्लड वेसल है, ये रप्चर हो गई, इससे ब्लड है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुरंत अपन देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे रक्त का थक्का बनता है और ब्लड है वो बाहर लीक आउट होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अपनी बॉडी से ब्लड का लीक आउट होना बाहर होता है, वो किसकी वजह से होता है, इस क्लोटिंग प्रोटीन की वजह से होता है, जो कि 7% है वो प्रेजेंट होती है और फिब्रिनोजन इसका नाम है वो होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट रूप से प्लाज्मा 55% होगा। ठीक है, स्ट्रो ब्लड का लिक्विड होगा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की अगर अपन बात करें तो इसमें ये चीजें सारी प्रेजेंट रहेगी। अदर सब्सटेंस भी 1% के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन है, ये तीन प्रकार की प्रोटीन है वो मोस्ट ऑफ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा है इसके फंक्शन है वो क्या होंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा के फंक्शन की अगर अपन बात करें या होल ब्लड सेल्स की प्लाज्मा के अंदर जो फंक्शंस है उनकी अगर अपन बात करें तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे कि जो भी चीज अपन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज अपन खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं,
तो अपनी बॉडी के सेल्स उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल देते हैं, और ब्लड के अंदर फ्लूइड रहेगा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो फ्लूइड का पार्ट बनाएगी, फ्लूइड रहेगा, तो उस फ्लूइड के साथ वो न्यूट्रिएंट्स उसके साथ अटैच होकर क्या चले जाएंगे, बॉडी में आगे सर्कुलेट होते रहेंगे। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का काम है, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, वो होता है किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। मेंटेन ब्लड प्रेशर, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करेगी, क्योंकि ये ब्लड के वॉल्यूम को निर्धारित करेगी, ठीक है, कि कोई भी वॉल्यूम है उसमें कितना लिक्विड होना है, ठीक है, ब्लड है उसमें कितना लिक्विड मात्रा होनी है, उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, और ब्लड का जितना अच्छा वॉल्यूम होगा उतना ही अपना ब्लड प्रेशर वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। उसी प्रकार से हार्मोन्स को कैरी करने का काम करेगी, हार्मोन्स को कैरी करने का काम है, वो भी किसके द्वारा देखने को मिलेगा, तो वो भी आपको प्लाज्मा है उसके द्वारा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई ब्लड वेसल है, ये कोई ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट है, ये लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ कोई सेल, मान लो ये कोई सेल है, इस सेल ने कोई हार्मोन रिलीज किया और रिलीज करके इस ब्लड में छोड़ दिया। अब इस हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम किसका होगा, तो इसी प्लाज्मा का होगा। इसी प्लाज्मा के साथ ये हार्मोन है वो सर्कुलेट होता हुआ जाएगा और बॉडी के टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने का काम है वो करेगा। इसके अलावा क्लोटिंग मैकेनिज्म करवाने का काम भी किसका है, तो ये है आपकी प्लाज्मा का। तो इस प्रकार से प्लाज्मा के कुछ फंक्शंस है वो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, तो प्लाज्मा में जैसा कि अपन ने देखा कि ब्लड का 55% है वो प्लाज्मा था, और उस प्लाज्मा के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स, वाटर, इस प्रकार से अलग अलग सब्सटेंस है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब जो सेलुलर पोर्शन है ब्लड का, सेलुलर पोर्शन या जो रिमेनिंग 45% जो पोर्शन है ब्लड का, वो क्या है, वो सेल्स है, वो सेल्स है, ठीक है। और इस सेलुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर 3 प्रकार के सेल मोस्ट ऑफ रूप से ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये 3 प्रकार के सेल्स है, ये ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट को बनाने का काम करते हैं, ठीक है, जिसमें आरबीसीज होती है, और आरबीसी का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स होता है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स किसका नाम है, आरबीसी का नाम है, और आरबीसी है वो सेलुलर कंपार्टमेंट का होता है, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को। रेड ब्लड जो सेल्स होती है इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और ये रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का मॉलिक्यूल होता है, और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम है वो करता है, और ऑक्सीजन को बाइंड करके ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का काम है वो करता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन को कंटेन करके रखने का काम करती है। हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, आरबीसी के अंदर है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा इसका जो लाइफ स्पान होगा, आरबीसी का जो लाइफ स्पान होगा वो 120 डेज का होगा, कि एक आरबीसी है उसका जो जीवन काल होगा, या उसके एक आरबीसी का जो लाइफ स्पान होगा वो कितना होगा, 120 डेज, लगभग 120 दिन तक वो क्या रहेगी, जीवित रहेगी अपनी बॉडी में। उसके बाद वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, जो कि अपनी बॉडी में डिफेंस का काम करती है, अपनी बॉडी को बाहरी बैक्टीरिया, वायरस से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने का काम है वो कौन से सेल्स करते हैं, तो वो करते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, बॉडी में इन्फेक्शन से बचाने का काम है वो करते हैं। और तीसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तीसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट के नाम से अपन जिन्हें जानते हैं, और वो होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये बॉडी में डिफेंस करने का काम करते हैं, बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करते हैं, या किसी भी कारणवश अपनी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, वायरस चला गया तो उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम है वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, ये भी इनका भी डिवीजन है वो देखने को मिलता है, ये भी आगे फर्दर डिवाइड है वो होते हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की मैं बात करूं तो ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये 2 टाइप से डिवाइड होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। मतलब जैसे मान लो कि ये कोई डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई डब्ल्यूबीसी है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा उसमें आपको कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ग्रेन्यूल्स है वो नजर आएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो जिन डब्ल्यूबीसीज के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे उनको अपन ग्रेनुलोसाइट्स बोल देंगे, ठीक है। और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनका सरफेस एरिया बिल्कुल स्मूथ रहेगा, उनमें किसी प्रकार का कोई ग्रेन्यूल्स है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसको अपन एग्रेनुलोसाइट्स बोल देंगे, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीज है उनको अपन फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं ये 60 to 70% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी बनाने का काम है वो करते हैं। कि 60 से 70 जो डब्ल्यूबीसीज है, 60 से 70% जो डब्ल्यूबीसीज है वो कौन से टाइप के होंगे, आपके ग्रेनुलोसाइट्स के
होंगे, ठीक है। इनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स है वो विजिबल होंगे, ग्रेन्यूल्स है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एक डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और इस डब्ल्यूबीसी का ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स आपको नजर आएंगे। ऐसे डब्ल्यूबीसीज को अपन ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे, और इन ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आपकी 60 से 70% डब्ल्यूबीसी का पार्ट है उसको बनाने का काम है वो ये करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन मैं बात करूं ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन ने डब्ल्यूबीसी की बात की। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? डिफेंस करने का काम करती है। उसके बाद ये जो डब्ल्यूबीसी है जो कि डिफेंस का काम कर रही है अपनी बॉडी में, ये 2 प्रकार से डिवाइड होती है, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरी एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स का मींस क्या हो गया कि जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो ग्रेनुलोसाइट हो जाएगी, और वो 60 से 70% डब्ल्यूबीसी का टाइप है वो बनाने का काम है वो करेगी, ठीक है। उसी प्रकार से मैं दूसरी बात करूं तो वो एग्रेनुलोसाइट होंगी, ठीक है, जो कि 30 से 40% बनाने का काम है वो करेगी। अब जो ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी होगी वो 3 प्रकार की देखने को मिलेगी, जिसमें एक होगा न्यूट्रोफिल्स, एक होगा एसिनोफिल्स, और तीसरा होगा बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला होगा, ग्रेनुलोसाइट में सबसे ज्यादा मात्रा में, और डब्ल्यूबीसी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो सेल होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे आपके न्यूट्रोफिल्स। 50 से 70% पार्ट बनाएंगे टोटल डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। और उसके बाद एसिनोफिल्स 2 से 4% प्रेजेंट होंगे, और बेसोफिल्स 0.5 टू 1% प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार से ग्रेनुलोसाइट जो सेल्स है वो 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स है वो 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। फिर दूसरा जो टाइप होगा वो होगा एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट का मतलब हो गया कि डब्ल्यूबीसी का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? बिल्कुल स्मूथ होगा। बिल्कुल क्या होगा? स्मूथ होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई ग्रेन्यूल है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, और प्रेजेंट नहीं रहेगा तो इसका मतलब इसका साइटोप्लाज्म डज नॉट कंटेन विजिबल ग्रेन्यूल्स, कि इसका जो साइटोप्लाज्म है इसमें किसी प्रकार का कोई भी ग्रेन्यूल है वो विजिबल नहीं होगा, इसलिए इसको अपन बोल देंगे एग्रेनुलोसाइट्स। और ये जो एग्रेनुलोसाइट्स टाइप के डब्ल्यूबीसीज होंगे ये 30 टू 40% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज को बनाने का काम है वो करेंगे। और इसमें 2 प्रकार के सेल आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा लिम्फोसाइट्स जो कि 20 से 40% देखने को मिलेगा, और एक होगा मोनोसाइट्स जो कि 2 से 8% है वो देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अपन डब्ल्यूबीसीज को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर आगे जाके इनको अपन एक को 3 भागों में और एक को 2 भागों के अंदर अपन डिवाइड है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो ब्लड के सेल्स है वो ब्लड के सेल्स आपको इस प्रकार से दिखेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसीज, ठीक है। उसके बाद ये हो गई आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को जैसा कि मैंने बताया इसमें मोनोसाइट देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे, एसिनोफिल्स देखने को मिलेंगे, बेसोफिल देखने को मिलेंगे, और न्यूट्रोफिल है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, एसिनोफिल्स का जो साइटोप्लाज्म है इसमें भी ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, और बेसोफिल का जो साइटोप्लाज्म है इसमें भी ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। तो इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे? ग्रेनुलोसाइट्स हो जाएंगे, और ये इनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए ये कौन से टाइप के हो जाएंगे? एग्रेनुलोसाइट टाइप के हो जाएंगे। और डब्ल्यूबीसीज क्या करती है? तो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करवाने का काम करती है, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम है वो करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसीज करती है। चलो तो फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तीसरी सेल जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और तीसरी सेल्स कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। तीसरी सेल्स कौन सी होती है? प्लेटलेट्स, जिसको अपन थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। थ्रोम्बस का मतलब होता है कि कहीं पे भी कोई क्लोट का फॉर्मेशन होना, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लोट का फॉर्मेशन होना। तो थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर आपको क्लोट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, या जो प्लेटलेट्स है ये क्या करवाएगी? क्लोट का फॉर्मेशन करेगी, रक्त का थक्का बनाने का काम करेगी, जिसकी वजह से इसको अपन थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानेंगे। और इसका फंक्शन क्या होगा? ये ब्लड क्लोटिंग का काम है वो करेगी, और इसका लाइफ स्पान क्या होगा? 7 से 10 दिन तक कोई भी प्लेटलेट है वो क्या रह सकती है? जीवित रह सकती है, ठीक है, सर्वाइव कर सकती है। उसके बाद वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस प्रकार से ब्लड के कंपोजिशन को अपन ने 2 भागों के अंदर डिवाइड किया, ठीक है, कि ब्लड को 2 कंपार्टमेंट के अंदर अपन ने डिवाइड किया। सबसे पहले प्लाज्मा था, दूसरा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट था जिसके अंदर सेल्स आए थे। प्लाज्मा था वो ब्लड का 55% पार्ट बना रहा था, और जो आपका फॉर्म्ड जो एलिमेंट था जिसमें ब्लड के सेल्स थे वो 45% पार्ट है वो बना रहा था। इस प्रकार से ब्लड है इसका कंपोजिशन अपन ने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे
कि ये ब्लड है, ये अपनी बॉडी में काम क्या करता है, ठीक है, ये ब्लड है, इसके फंक्शन क्या है, अपनी बॉडी के लिए इतना क्यों जरूरी है, या ऐसा क्या करता है ब्लड जिसमें अपन को अपनी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है वो होता है, ठीक है। तो ब्लड के फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो ब्लड के मेन रूप से 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है। होल ब्लड है वो 3 काम करता है मुख्य रूप से। कितने काम करता है? 3 काम करता है मुख्य रूप से। 3 फंक्शन इसके आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन होगा इसका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि चीजों को लाने और ले जाने का काम जो जिसका होगा वो आपका ब्लड होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो इसका होगा वो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो करेगा आपका ब्लड, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन में अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ते हैं। एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को लेना और बॉडी के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है उसको वापस से बाहर निकालना, ये काम होता है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लेकिन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स के पास ऑक्सीजन को भेजना और वहां से CO2 को वापस लेके आना, ये काम किसका होता है? तो ये काम होता है आपके ब्लड का। और ब्लड के अंदर जो मेजर सेल्स होते हैं जिनको अपन आरबीसी के नाम से जानते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और यही हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है वो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड वापस लेके आता है और ऑक्सीजन को बॉडी के पर्टिकुलर सेल टिश्यू तक पहुंचाने का जो काम होता है वो किसका होता है? तो वो आपके आरबीसीज का होता है। या ब्लड का तो पहला फंक्शन हो गया आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाएगा टिश्यूज के पास और टिश्यूज से CO2 को लेके आएगा। CO2 है इसको लेके आएगा लंग्स के पास, ये काम होगा आपका ब्लड का। दूसरा CO2 को रिमूव करेगा। तीसरा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो भी अपन फूड लेते हैं वो फूड अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, वहां के जो सेल्स होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं और यही ब्लड क्या करता है? बॉडी के पर्टिकुलर सेल टिश्यू के पास इन सारे मॉलिक्यूल्स को, न्यूट्रिटिव जो मॉलिक्यूल्स है उनको पहुंचाने का काम है वो कौन करता है? ब्लड करता है। इसलिए न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होगा वो भी किसका होगा? ब्लड का होगा। इसके अलावा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स जितने भी अपनी बॉडी में बढ़ते हैं, ठीक है, हार्मोन्स जितने भी अपनी बॉडी में बढ़ते हैं उन सारे हार्मोन्स को ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? तो वो भी किसका होता है? ब्लड का होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो जैसे मान लो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसने एक हार्मोन सिक्रेट किया जिसका नाम अपन ने ले लिया जैसे मान लो कि FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल के ब्लड के अंदर आ जाएगा और फिर ब्लड के माध्यम से, फिर ये ब्लड के माध्यम से बॉडी के टारगेट टिश्यू तक पहुंचेगा। जो टारगेट टिश्यू है उस तक पहुंचेगा। जैसे अगर मान लो कि अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये मान लो ओवरी के अंदर जाके काम करता है, ओवरी के अंदर जाके वहां वर्क करेगा। तो अब इस ओवरी तक इस FSH को पहुंचाने का जो काम होगा वो किसका होगा? ब्लड का होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH निकला और ब्लड के माध्यम से कहां पहुंच गया? ओवरी के पास पहुंच गया। तो ये क्या करता है? हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। इसके अलावा वेस्ट रिमूवल की मैं बात करूं तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको भी रिमूव करने का काम किसका होगा? ब्लड का होगा। वो कैसे होगा? कि वेस्ट को रिमूव कैसे करेगा, ठीक है। तो किडनी तो एक जगह सिचुएटेड है, लंग्स तो एक जगह सिचुएटेड है अपनी बॉडी में, लेकिन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है वो सारे सेल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मात्रा से जो एटीपी का निर्माण होता है उसको एनर्जी के रूप में काम में लेते हैं। उसको काम में लेने के बाद वो वेस्ट मटेरियल बनाएंगे, ठीक है, CO2 बनाएंगे और उसके अलावा मेटाबॉलिक जो वेस्ट जितना भी बनेगा उस मेटाबॉलिक वेस्ट को वापस लाने का काम किसका होगा? वो ब्लड का होगा। और इस प्रकार से ये ब्लड क्या करेगा? वेस्ट को रिमूव करने का काम है वो करेगा। ये जो डायग्राम अपन देख रहे हैं इसके अंदर देखो ये सब चीजें दिख रही है कि ब्लड है ये हार्ट के माध्यम से पंप होता है और जितनी भी ऑक्सीजन वगैरह है उन सबको, न्यूट्रिशन है उन सबको बॉडी के वॉल ऑर्गन तक पहुंचाने का काम है वो कौन करता है? आपका ब्लड करता है। इसलिए ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है वो ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चले। दूसरा जो फंक्शन है ब्लड का वो है रेगुलेशन फंक्शन। दूसरा है रेगुलेशन फंक्शन कि ब्लड है ये अपनी बॉडी की बहुत सारी मैकेनिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। ब्लड है ये बॉडी की बहुत सारी मैकेनिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है कि अपना ब्लड है उसका एक निश्चित पीएच रहे,
तो उसके लिए जिम्मेदार आपका ब्लड होता है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर निश्चित रहे, ये बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है या जितनी भी इंटरनल मैकेनिज्म्स होती है, उन सब मैकेनिज्म्स को ब्लड है वो मेंटेन करने का काम है वो करता है। ठीक है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेगा, कि बॉडी के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकलवाने का काम करेगा, उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगा, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा। उसी प्रकार से जिन जिन चीजों की नीड है बॉडी के सेल्स को, उन सब चीजों को ब्लड सर्कुलेट करता हुआ कहां तक पहुंचाएगा, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगा, जिसकी वजह से बॉडी का इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो क्या रहेगा, ठीक रहेगा, और इंटरनल मैकेनिज्म ठीक रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मेंटेन पीएच, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि बॉडी का जो ब्लड है उसका पीएच है वो मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अगर हाइड्रोजन के आयन बन रहे हैं तो उनको ये रिमूव करवाने का काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन को अंदर रखने का काम करेगा, जिसकी वजह से बॉडी का पीएच है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से एसिड बेस बैलेंस है वो बना हुआ रहेगा, और एसिडिटी या एसिडोसिस और एल्क्रोसिस की कंडीशन है वो नहीं देखने को मिलेगी, ताकि क्योंकि एसिडोसिस और एल्क्रोसिस की कंडीशन की वजह से एसिड या बेस का बैलेंस अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो उस केस में बॉडी के सेल्स को हार्म होता है, बॉडी के सेल्स मरना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको ये क्या करता है, मेंटेन करने का काम है वो करता है। उसके अलावा फ्लूइड का बैलेंस रखने का काम करता है। ठीक है, फ्लूइड है उसको बैलेंस में रखने का काम है वो भी किसका होता है, ब्लड का होता है। कंट्रोल इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, ठीक है, जितने भी आयंस होते हैं ब्लड के अंदर उनको मेंटेन रखने का काम भी किसका होता है, ब्लड का होता है। तो इस प्रकार से बॉडी की जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं उन सारी मैकेनिज्म्स को ब्लड है वो रेगुलेट करने का काम है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो ब्लड के तीन ही फंक्शन होते हैं, पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा रेगुलेशन और तीसरा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो जैसा कि मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसीज होती है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, ये बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई वायरस चला गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया जो कि बॉडी के लिए घातक है, बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया या वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है आपकी डब्ल्यूबीसीज। तो उस प्रकार से वो क्या करेगी, इन्फेक्शन से फाइट करवाने का काम करेगी और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी है वो क्या रहती है, किसी भी प्रकार के हार्मनेस से बचने का काम है वो करता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज बनेगी और एंटीबॉडीज आपको इम्यूनिटी देने का काम करेगी और इम्यूनिटी से आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन है वो मिलेगा। उसके अलावा क्लोटिंग फैक्टर्स, जैसा कि अपन ने बात की कि फिब्रिनोजन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है जो कि क्लोट बनाने का काम करती है। ठीक है, और उस क्लोट की वजह से बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्लोटिंग प्रिवेंट्स ब्लड लॉस, क्लोटिंग प्रिवेंट्स ब्लड लॉस किस प्रकार से होगा, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस में भी बताया है, जैसे मान लो कि ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, अब ये रप्चर होगी तो ब्लड लीक आउट होना, बाहर होना स्टार्ट हो गया, बाहर लीक आउट होना स्टार्ट हो गया। अब ब्लड बाहर निकल जाएगा तो बॉडी की इंटरनल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी प्लेटलेट्स यहाँ पे एग्रीगेट होगी और प्लेटलेट्स एग्रीगेट होके, आगे इन सब चीजों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एग्रीगेट होके क्या करेगी, यहाँ पे रक्त का थक्का बना देगी, जिसकी वजह से ब्लड है वो बाहर लीक आउट नहीं होगा। ठीक है, बाहर लीक आउट नहीं होगा, तो उस केस में अपन को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगी, आपकी क्लोटिंग फैक्टर है वो प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये तीसरा फंक्शन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन फंक्शन है वो ब्लड के देखने को मिलते हैं। ये स्लाइड देख लो, इसमें जैसा कि जो फंक्शंस है ब्लड के वो दर्शाए गए हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट में आपको ऑक्सीजन लंग से टिश्यू के पास आ रहे हैं, CO2 टिश्यू से वापस लंग्स के पास आ रही है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्टिव सेल्स के पास, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बॉडी के टारगेट सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, हॉर्मोन्स को पहुंचाने का काम करता है, और वेस्ट मटेरियल जो होता है उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास पहुंचाने का काम करता है, किडनी वगैरह के पास पहुंचाने का काम है वो करता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। ठीक है, न्यूट्रिटिव फंक्शन में सप्लाईज डाइजेस्टिव ब्लड टू सेल्स, जैसा कि ऊपर बताया मैंने। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्टिव डिफेंस फंक्शन की अगर अपन बात करें तो डब्ल्यूबीसी फाइट करती है इन्फेक्शन के साथ। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर के अंदर इसका रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी चीजों को स्टोर करके रखता है ब्लड, जिसके अंदर फ्लूइड होता है, प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सारी चीजें ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेटरी फंक्शन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ब्लड के पीएच को रेगुलेट करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फंक्शंस है वो ब्लड के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। ठीक है, किडनी के पास जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है
उसको किडनी के पास ले जाने का काम करता है, जिसकी वजह से किडनी वहां से फिल्टर करके अपन यूरिन के रूप में इसको क्या करते हैं, बाहर एक्सपेल आउट करने का काम है वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में CO2 को O2 को वहां से लेके आएगा और CO2 को वहां पे वापस छोड़ेगा, जिसकी वजह से अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ऑक्सीजन को और CO2 को क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करने का काम है वो करते हैं। इस प्रकार से ब्लड अपनी बॉडी के अंदर ये तीनों प्रकार के फंक्शंस है वो अच्छे रूप से करवाने में सहायक होता है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं, ठीक है, कि ये जो ब्लड होता है इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आता है ब्लड का कलर, कि ब्लड है इसका कलर क्या होता है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड का होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा। ठीक है, और डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होगा वो डार्क रेड कलर का होगा। ठीक है, और ब्लड का कलर रेड होने के पीछे का जो कारण होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपकी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण, ये हीमोग्लोबिन एक हीम प्रोडक्ट होता है जो कि आयरन से मिलकर बना होता है, और उसके साथ में ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो उससे एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको अपन हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये हीमोग्लोबिन है, ये क्या करेगा, ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा और ये आरबीसी क्या करेगी, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगी हीमोग्लोबिन की सहायता से। ठीक है, तो जब ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, वो ब्लड जो ऑक्सीनेटेड होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगी, उसका कलर तो ब्राइट रेड होगा। और जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, जिसमें ऑक्सीजन की तुलना में CO2 का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, वो डार्क रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका कलर रेड होने के पीछे कारण होगा ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के कारण ब्लड का कलर है वो क्या होता है, लाल होता है। ब्लड का कलर है वो ब्राइट रेड और डार्क रेड आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की अब्सेंस में। ठीक है, उसके बाद तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका कलर। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो वॉल्यूम, कि ब्लड की मात्रा है वो कितनी होती है। तो एक जो एडल्ट मेल कैंडिडेट होगा, एक एडल्ट मेल ह्यूमन बीइंग होगा, उसके अंदर आपको 5 से 6 लीटर ब्लड है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल जो एक ह्यूमन बीइंग जो एडल्ट होगा उसके अंदर आपको 5 से 6 लीटर है वो ब्लड देखने को मिलेगा। एक एडल्ट फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, आपकी बॉडी का जो टोटल बॉडी वेट होता है उसके 7 से 8% जो पार्ट होता है वो आपका ब्लड होता है। कितना होता है, 7 से 8% आपका ब्लड होता है। उसके अलावा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, कि ब्लड है वो 4 से 5 टाइम थिकर देन वाटर। ब्लड है वो अपना जो पीने का जो पानी होता है या जो वाटर होता है उसकी तुलना में 4 से 5 टाइम ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, 4 से 5 टाइम है वो ज्यादा गाढ़ा होता है। और विस्कोसिटी कब बढ़ती है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन, अगर अपन वाटर कम ले रहे हैं या पॉलीसिथेमिया की कंडीशन हो जाती है, तो उस केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका जो गाढ़ापन है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच। पीएच कि ब्लड का पीएच है वो कितना होता है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि ये पीएच क्या होता है। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन आयन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं ब्लड के अंदर, उससे निर्धारित होगा ब्लड का पीएच। ठीक है, और ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45, ये ब्लड का पीएच होता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.35 टू 7.45 ये ब्लड का पीएच होता है। ठीक है, अब मान लो कि 7.35 से कम अगर ब्लड का पीएच हो रहा है, ब्लड का पीएच अगर 7.352 से कम हो रहा है, तो उस केस में बॉडी के अंदर जो कंडीशन बनेगी उसको अपन बोलेंगे एसिडोसिस। मतलब बॉडी के अंदर एसिड का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी किसी भी चीज की पीएच है वो अगर कम होती है, ठीक है, नॉर्मल से कम होती है, तो पीएच जैसे ही कम होगी तो उस केस में, जैसे मान लो कि इसकी ये एक रेंज हो गई, एक एवरेज पीएच 3.75 टू 7.45 हो गई, तो इससे अगर कम पीएच होगी तो उस केस में एसिडिक का लेवल है वो बढ़ेगा, जिसको अपन एसिडोसिस बोलेंगे। और अगर इससे ज्यादा होगी तो उस केस में बॉडी के अंदर एल्कलाइन का लेवल बढ़ेगा और उसको अपन एल्कलोसिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। अब ब्लड का पीएच क्या है, 7.35 है। ठीक है, 7.35 टू 7.45, 7.35 टू 7.45। इसका मतलब एक जो नॉर्मल
केस होता है उसके अंदर, जैसे मान लो कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर ये 8 9 10, इस प्रकार से अपन किसी भी पीएच को मान सकते हैं। अब 7 जो होता है ये न्यूट्रल पीएच होती है, ठीक है, जैसे अपने वाटर की पीएच है वो 7 होती है न्यूट्रल। 7 से अगर कम है पीएच तो वो एसिडिक माना जाएगा, 7 से ज्यादा है तो वो क्या माना जाएगा, आपका एल्कलाइन माना जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लड की पीएच है वो 7.35 टू 7.45 है, तो इसका मतलब 7 से ज्यादा है, तो इसलिए ब्लड क्या होता है, वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है नेचर में, ठीक है, ब्लड क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स हैं कि जो अपना जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, या अपन जो ब्लड के टेस्ट करवाते हैं उस टेस्ट में अपन एचबी का लेवल देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसका लेवल क्या है अपनी बॉडी के अंदर, और नॉर्मल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आरबीसी के काउंट की मैं बात करूं तो आरबीसी है ये 4.5 टू 5.5 मिलियन संख्या में अगर प्रेजेंट होती है तो ये नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। तो आरबीसी का लेवल है ये नॉर्मल होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो 4000 से 11000 के लगभग मानी जाती है, ठीक है, 4000 टू 11000। प्लेटलेट्स है ये 1.5 टू 4 लाख के लगभग जो होती है, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये टोटल इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो इस प्रकार से देखी जाती है। अब हीमोग्लोबिन की बात करें तो एक मेल कैंडिडेट के अंदर 13 से 18 ग्राम, ठीक है, 13 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर क्या होना चाहिए, आपका एचबी होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल के अंदर 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर एचबी का लेवल है वो होना चाहिए। तो ये कुछ नॉर्मल वैल्यूज है जो कि एक व्यक्ति के ब्लड के अंदर आपको प्रेजेंट है, वो होनी चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो प्लाज्मा जैसा कि मैंने बताया स्ट्रो कलर्ड लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, सस्पेंडेड ब्लड सेल्स से वो सस्पेंडेड होते हैं, ब्लड सेल्स से वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसा कि अपन बात करें तो ये मान लो कि ये कोई ब्लड वेसल है और इस ब्लड के अंदर, ये ब्लड वेसल के अंदर ये जो लिक्विड पोर्शन होता है, ये लिक्विड पोर्शन क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और इस प्लाज्मा के अंदर इस प्रकार से सस्पेंडेड रहते हैं या डूबे हुए रहते हैं आपके ब्लड के सेल्स। तो ब्लड के सेल्स है वो यहाँ पे आपको डूबे हुए मिलेंगे, सस्पेंडेड है वो मिलेंगे। प्लाज्मा जैसा कि मैंने बताया 55% पार्ट बनाने का काम करती है, 55% बनाने का काम है, पार्ट है वो करती है। व्हेन एंटीकोगुलेट इज एडेड एंड ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड, ठीक है, अगर अपन एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं और उसके बाद ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उस पे एक लेयर बनती है, येलो लेयर, ठीक है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट, ये कंपोजिशन रहेगा प्लाज्मा का कंप्लीट रूप से, इसमें वाटर होगा 90 टू 92% जो कि सोलवेंट होगा, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं वो घुल जाएगी। प्रोटीन्स होंगे 6 से 8% जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इम्यूनिटी में ये सहायता करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड वेसल्स है और ये कोई सेल्स हो गए, ये मान लो ये बाहरी आउटर सेल्स हो गए, ठीक है, ये कोई सेल्स हो गए। अब इस ब्लड के अंदर बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट है, इस ब्लड के अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है, और ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, इसको अपन इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भी बहुत सारा फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट है, बहुत सारा फ्लूइड है वो भरा हुआ है, ठीक है। अब ये फ्लूइड क्या करेगा, इधर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ये फ्लूइड इधर है वो प्रेशर है वो क्रिएट करेगा, ठीक है, और इधर से एक प्रेशर भी क्रिएट होगा क्योंकि अंदर भी फ्लूइड है, तो ये प्रेशर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रेशर इधर से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये जो प्रेशर आ रहा है, ये वाला जो प्रेशर आ रहा है यहाँ पे, ये प्रेशर इस फ्लूइड की वजह से तो आ ही रहा है, इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होगी, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटीन्स में जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होगी, उस ग्लोबुलिन प्रोटीन की वजह से भी ये प्रेशर आपको देखने को मिलेगा जिसको अपन ओनकोटिक प्रेशर है वो बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड है इसकी वजह से ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ये दोनों प्रेशर क्या होते हैं, ये मेंटेन रहने जरूरी होते हैं, तभी चीजों का एक्सचेंज है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इन सेल्स के पास भी बहुत सारा यहाँ से मटेरियल जाएगा, इन सेल्स के पास जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यहाँ आएगा, तो इस मटेरियल का जो एक्सचेंज होना होता है जो कि कैपिलरी में एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज तभी हो पाएगा जब ये प्रेशर मेंटेन रहेंगे, ठीक है। और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये क्या करती है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये
ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन इस फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, जितना भी फ्लूइड है, जैसे इसका आसपास जो भी फ्लूइड है, इसमें ये गुणवत्ता होती है कि ये इस फ्लूइड को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से ये जो सेल्स के अंदर या सॉरी जो ये वेसल्स के अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये क्या रहता है, मेंटेन रहता है। इसके अलावा ये प्रोटीन्स जैसा कि मैंने बताया इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम है वो करेगी, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज का निर्माण करने का काम करेगी। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो प्रेजेंट रहेंगे स्मॉल परसेंटेज में, जो कि आयंस के बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ब्लड का जो प्लाज्मा होगा, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट रहेंगे, सोडियम हो गया, उसके अलावा कैल्शियम हो गया, ये सारे आयंस रहेंगे। तो इन आयंस को ये आयंस इस फ्लूइड के साथ एक्यूमुलेट होकर रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, ठीक है, एनर्जी सप्लाई देने का काम करेंगे। और इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसमें एक्सक्रीशन का काम होगा, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स जो कि रेगुलेशन का काम है वो करेंगे। इस प्रकार से प्लाज्मा के अंदर ये इस परसेंटेज के अंदर ये चीजें प्रेजेंट रहेगी और इनकी इंपॉर्टेंस वो इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जैसा कि वाटर हो गया 90 to 92% हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल सोलवेंट, मीडियम ट्रांसपोर्टेशन का, ये सारे वर्क है वो आपको वाटर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि बॉडी में वाटर की कमी है, अपन पानी है वो निश्चित अमाउंट में नहीं पी रहे हैं या फ्लूइड है लिक्विड है वो नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगी। और डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो प्लाज्मा का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्लाज्मा का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मान लो कि ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन होगी, ज्यादा मात्रा में अपन ने लिक्विड इंटेक कर लिया, ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन है वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी और ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ये प्लाज्मा प्रोटीन्स देख लो, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड मेनली बाय द लीवर, लीवर के द्वारा ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है ये बनाई जाती है, ठीक है, लीवर के द्वारा प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो बनाई जाती है, ठीक है, एक्सेप्ट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को छोड़ के, क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रोटीन्स के द्वारा होता है, ठीक है। इसके अलावा एल्बुमिन प्रोटीन्स की बात करें तो एल्बुमिन प्रोटीन है 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 60% जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, एल्बुमिन होगा, ठीक है। और इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, लो होगा, मोलिकुलर वेट इसका बहुत ही कम होगा। इसके फंक्शंस की बात करें तो जो सॉरी माफी चाहता हूं, पीछे अपने ग्लोबुलिन प्रोटीन का नाम लिया था, ये जो एल्बुमिन प्रोटीन है यही क्या करती है, आपका कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करती है, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि इधर से भी एक प्रेशर है वो जनरेट हो रहा है। ये तो हो गया वाटर के द्वारा, जो इसके फ्लूइड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके द्वारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो जनरेट हो गया, लेकिन इधर से जो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है वो इसके अंदर प्रेजेंट ये जो सेल्स है, ये सेल्स अपनी तरफ इस फ्लूइड को आकर्षित कर रही है, ठीक है। और वो प्रोटीन्स कौन सी है, एल्बुमिन प्रोटीन है। और ये एल्बुमिन प्रोटीन है ये आपके ऑस्मोटिक ऑब्लिक ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम है वो करती है। इसके अलावा ये जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करेगी, ड्रग्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। बॉडी के वेरियस पार्ट्स को, ड्रग के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी पर्टिकुलर सेल टिश्यू तक पहुंचाना होता है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना होता है। उसके साथ साथ में ये क्या करेगी, जितने भी हार्मोन्स हैं उनको भी अपने साथ लेके जाएगी और ये क्या करेगी, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी, ठीक है। और ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने का काम भी करती है। इसके अलावा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अपन बात करें तो अगर लो एल्बुमिन हो गया, एल्बुमिन की अगर कमी हो गई बॉडी में, जैसे मान लो कि ये ब्लड है और इस ब्लड में एल्बुमिन है ये डिक्रीज हो गया, एल्बुमिन है ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये कम हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इधर से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो प्रेशर प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस का फ्लूइड है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस का फ्लूइड है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंटरस्टिशियल स्पेस का फ्लूइड इंक्रीज होता है तो उस केस में क्या देखने को मिलता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में बढ़ जाएगा तो उस केस में स्वेलिंग है वो देखने को मिलती है। इसलिए एल्बुमिन प्रोटीन की अगर कमी होगी बॉडी में तो आपको एडेमा की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी, स्वेलिंग की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस था इसमें फ्लूइड है वो भर गया और इसमें फ्लूइड भरा तो उसकी वजह से एडेमा की कंडीशन वो देखने को मिलेगी, ठीक है। लीवर डिजीज हो सकती है रिड्यूस एल्बुमिन की वजह से, एल्बुमिन की अगर कमी है तो सॉरी लीवर की डिजीज के कारण एल्बुमिन की कमी है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि एल्बुमिन है उसको सिंथेसाइज कौन करता है, लीवर करता है। अब मान लो किसी को लीवर की डिजीज है तो उस केस में उसकी बॉडी में एल्बुमिन है वो कम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन है, ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। और एंटीबॉडीज क्या करती है, अपनी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम है वो करती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी में डिफेंस का काम है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है
इसमें अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, इस प्रकार से अलग अलग टाइप के ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। और इम्यूनिटी, ये जो ग्लोबुलिन्स है ये एंटीबॉडीज बनाएंगे और एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करेंगे अपनी बॉडी में। इसके अलावा ये लिपिड्स हो गए, मेटल के जो आयंस हो गए, अन्य जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटीज, एंटीबॉडीज बनेगी तो उसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, बॉडी को प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। अब मान लो कि गामा ग्लोबुलिन है, इसकी कमी हो गई, ठीक है, या ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है इसकी कमी हो गई, तो उसकी वजह से अपनी इम्यूनिटी भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इम्यूनिटी भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। कोई भी बाहर इंफेक्शन है वो अपन को इजीली हो सकता है। इसके अलावा फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन जो कि तीसरा प्रोटीन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लोटिंग। ये फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये ब्लड के क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग कोगुलेशन, जब रक्त का थक्का बनता है तब ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। फिब्रिनोजन है ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड का क्लोट है वो बढ़ता है। अगर किसी के ब्लड में फिब्रिनोजन अगर एब्सेंट है तो उसके अंदर ब्लड है वो क्लोट नहीं करेगा, ब्लड का क्लोट है वो नहीं देखने को मिलेगा अगर फिब्रिनोजन प्रोटीन उसके ब्लड में प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स है ये प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि आयंस, कि कुछ आयंस है वो प्रेजेंट रहेंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया। ये सारे आयंस आपको किसमें देखने को मिलेंगे, आपको प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, ये जो भी फूड अपन लेते हैं उस फूड का डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद वो एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर चले जाते हैं और ब्लड में कहां सर्कुलेट होते रहते हैं, प्लाज्मा के माध्यम से ये सर्कुलेट होते हैं और ये सारी चीजें आपको ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगी। और ये जितने भी न्यूट्रिटिव वैल्यू के जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे और आपकी बॉडी को बनाने का काम है वो करेंगे, ठीक है। अरे भाई, अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं और यही एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है और एटीपी के माध्यम से अपनी बॉडी के सेल्स है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो आपको ग्लूकोज है वो इस प्रकार से मिलेगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी और बिल्डिंग मटेरियल है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि जो चीजें ब्लड लेके जा रहा है तो जो बॉडी के सेल्स है वो वेस्ट मटेरियल बना रहे हैं तो इनको वापस भी तो लेके आ रहा है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, बिलिरुबिन हो गया, ये सारी चीजें मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में अपनी बॉडी के सेल्स के पास प्रेजेंट रहती है और इनको ब्लड है वो वापस सर्कुलेट करता हुआ लेके आता है, ठीक है। और सर्कुलेट करता हुआ लेके आता है और किडनी को ट्रांसपोर्ट कर देता है, लीवर को ट्रांसपोर्ट कर देता है और ये क्या करते हैं, बॉडी से बाहर इनको एक्सक्रीट आउट है वो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स की अगर अपन बात करें तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स है अपनी बॉडी में, तो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। उन हार्मोन्स को भी ले जाने का काम किसका होता है, तो ब्लड का होता है। ट्रेवल्स थ्रू प्लाज्मा टू टारगेट ऑर्गन्स, इंसुलिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ये कुछ हार्मोन्स है जो कि प्लाज्मा के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंजाइम्स हेल्प इन बायोकेमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट इन क्लोटिंग एंड मेटाबॉलिज्म। बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो भी ब्लड के अंदर मिक्स होके जाते हैं और बॉडी के अंदर पर्टिकुलर सेल के अंदर जाके अपना रिएक्शन है वो शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सीरम वर्सेस प्लाज्मा, ठीक है। अभी सीरम जो वर्ड है इसकी थोड़ी सी अपन बात करते हैं, ठीक है। ये सीरम है ये क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा जैसा कि अपन ने बात की, प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड विथ क्लोटिंग फैक्टर्स, विथ क्लोटिंग फैक्टर्स। अगर क्लोटिंग फैक्टर्स के साथ लिक्विड पोर्शन है वो प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलेंगे प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, जो कि ब्लड का 55% पार्ट बनाने का काम करता है। अब इस प्लाज्मा में से अपन माइनस कर देते हैं क्लोटिंग फैक्टर, तो क्लोटिंग फैक्टर माइनस करने के बाद जो शेष बचेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे, ठीक है। ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स, क्लोटिंग फैक्टर्स को अपन ने रिमूव कर दिया तो जो शेष जो पोर्शन बचा प्लाज्मा का उसको अपन क्या बोलेंगे, सीरम है वो बोलेंगे, ठीक है। तो जब मैं फिब्रिनोजन की बात करूं, फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा के अंदर तो प्रेजेंट रहेगा,
क्योंकि क्लोटिंग का काम करता है, लेकिन सीरम के अंदर वो क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, सीरम के अंदर वो नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, एंटीकोगुलेंट कि ब्लड नहीं जमे, उसके लिए ब्लड का थक्का नहीं पड़े, उसके लिए अपन को कौन सी केस में जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ब्लड तो तभी जमेगा ना जब क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होगा। तो क्लोटिंग फैक्टर किस में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, तो यहां पे तो एंटीकोगुलेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन को ब्लड को जमने नहीं देना है और ब्लड का थक्का नहीं पड़ने देना है, तो उसके लिए अपन प्लाज्मा के अंदर एंटीकोगुलेंट डालेंगे, तो उससे ब्लड है वो नहीं जमेगा। लेकिन सीरम के अंदर अपन को एंटीकोगुलेंट डालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर वो इसके अंदर पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यूज इन, कि ये यूज कहां होती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसमें यूज होती है, लैब के बहुत सारे टेस्ट होते हैं उनमें यूज होती है, और कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन को करने हैं तो उसके अंदर अपन सीरम का यूज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल कंसेप्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो हाइपोप्रोटेनेमिया, हाइपोप्रोटेनेमिया, ठीक है, कि ब्लड के अंदर एमिया वर्ड अगर कहीं लग गया तो इसका मतलब ब्लड के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो गई, ठीक है। हाइपो, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज होना, किसी भी चीज का डिक्रीज होना, ठीक है, और यहां पे किसका डिक्रीज हो रहा है, तो ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर आपकी प्रोटीन की कमी है वो हो रही है, ब्लड में प्रोटीन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रोटीन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो प्रोटीन जब डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर इम्बैलेंस हो गया इसका मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो फ्लूइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, तो बॉडी में एडिमा की कंडीशन वो देखने को मिलेगी, ठीक है। हाइपरनेट्रेमिया, ब्लड में मान लो हाइपर मतलब ज्यादा हो रहा है, नेट्रेमिया मतलब ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ रहा है, सोडियम का लेवल बढ़ रहा है तो हाई सोडियम हो गया, ठीक है। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, पोटेशियम का लेवल है वो कम हो रहा है, तो उसकी वजह से मसल्स वीकनेस है वो देखने को मिलेगी। प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन ड्रग बाइंडिंग, प्लाज्मा जो प्रोटीन्स है वो क्या करती है, ड्रग्स को सर्कुलेट करने का काम करती है, ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा एल्बुमिन मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर, एल्बुमिन प्रोटीन है वो क्या करती है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम है वो करती है, ठीक है। उसके अलावा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा कि अपन ने देखा कि प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स टू पुल वाटर इनटू ब्लड वेसल्स, प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा एक प्रेशर है वो क्रिएट किया जाता है और वाटर को अपनी तरफ खींचे जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा प्लाज्मा बफर सिस्टम काम करता है, बफर सिस्टम क्या करता है, आपके ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है, बफर सिस्टम रहेगा। बफर सिस्टम का मतलब हो गया कि बाइकार्बोनेट बफर मेंटेन्स पीएच बिटवीन 3.5 टू 7.45, बफर सिस्टम है, ब्लड में 3 बफर सिस्टम काम करते हैं और बफर सिस्टम की वजह से ब्लड का पीएच है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। तो बफर सिस्टम ये होता है, देखो ये बफर सिस्टम इज केमिकल सिस्टम दैट रेजिस्ट्स चेंजेस इन पीएच, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, हाइड्रोजन आयन एंड बेस आर एडेड, ठीक है, कि कोई भी हाइड्रोजन आयन है और बाइकार्बोनेट आयन है उनकी वजह से उनकी कितनी मात्रा ब्लड में है और कितनी मात्रा में अपन ने एक्सक्रीट आउट किया, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है आपका बफर सिस्टम, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी बफर सिस्टम मेंटेन द नॉर्मल ब्लड पीएच, और आपके ब्लड का पीएच है इस बफर सिस्टम की वजह से नॉर्मल रहता है, विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म एंड सर्वाइवल। और जब ब्लड का पीएच मेंटेन रहेगा तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी के जो सेल्स है उनके अंदर उनकी एक्टिविटी है वो नॉर्मल रहेगी, मेटाबॉलिज्म है, उनके सर्वाइवल का है, ये सब चीजें क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, ठीक है। और इस प्रकार से ये 3 बफर सिस्टम है वो काम करते हैं, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन बफर सिस्टम, ठीक है। और बफर सिस्टम के माध्यम से ब्लड है वो क्या करता है, जितने भी आयंस होते हैं, ठीक है, उन आयंस को बॉडी के अंदर रेगुलेट करने का काम है वो करता है। इस प्रकार से ये बफर सिस्टम वो देखने को मिलते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन जो अपन को दिखाई दे रही है उसमें जैसे मान लो कि CO2 अपन अपनी बॉडी मान लो CO2 का लेवल बढ़ गया, H2 है, तो ये H2 और CO2 है ये मिलके बाइकार्बोनेट आयन बढ़ाएंगे, सॉरी कार्बोनिक एसिड है वो बढ़ाएंगे अपनी बॉडी में। फिर ये कार्बोनिक एसिड जब टूटेगा तो इससे H+ आयन बनेगा जिसे हाइड्रोजन आयन के नाम से अपन जानते हैं, और ये आयन बनेगा जिसको अपन बाइकार्बोनेट आयन के नाम से
जानते हैं। तो जो कार्बोनिक एसिड बना था, इस कार्बोनिक एसिड से अपन को बाइकार्बोनेट आयन और उसके साथ में आपको हाइड्रोजन आयन है, ये टूटने पे देखने को मिलेंगे। अब ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन है, इनको ब्लड क्या करेगा, आपकी किडनीज के पास लेके जाएगा और किडनी क्या करेगी, जो आपका हाइड्रोजन आयन है इसको तो एक्सक्रीट आउट कर देगी और बाइकार्बोनेट आयन है इसको रिटेन करके ब्लड के अंदर ही छोड़ देगी या वहीं वापस से रिटेन करके रख देगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड का जो पीएच है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और ब्लड का पीएच नॉर्मल रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो उस कंडीशन में अपन को क्या देखने को मिलेगा कि अपने बॉडी के सेल्स है वो नॉर्मल फंक्शन है वो करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये CO2 था, ये H2 है, ये दोनों मिलके क्या बनाया इन्होंने कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड है ये बना दिया। अब ये कार्बोनिक एसिड है, ये जब टूटता है, कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो ये हाइड्रोजन आयन बनाता है और बाइकार्बोनेट आयन है ये बनाता है। और ये बाइकार्बोनेट आयन है ये अपनी बॉडी में एल्कलोसिस की कंडीशन करता है या एल्कलाइन के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, और जबकि हाइड्रोजन आयन का लेवल अगर अपनी बॉडी में बढ़ेगा तो अपनी बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन आएगी, एसिड का लेवल बढ़ेगा। तो इन दोनों को ये ब्लड है वो किडनी के पास लेके जाता है और किडनी के पास ले जाके बफर सिस्टम के माध्यम से हाइड्रोजन आयन है ये तो एक्सक्रीट आउट हो जाता है और बाइकार्बोनेट आयन है ये अपनी बॉडी के अंदर रिटेन होकर रहता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी का पीएच है वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, जिनको अपने पीछे भी अपने प्रीवियस बात की है इसकी, कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर ब्लड के अंदर सेल्स आएंगे जो कि 45% ब्लड का हिस्सा है वो बनाने का काम है वो करेंगे। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अपन देखेंगे कि सबसे पहले आरबीसी अपन को नजर आएगी। आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं और ये जो आरबीसी होती है ये आरबीसी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सेल होती है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर अगर सेलुलर पोर्शन की अपन बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी आरबीसीज। ठीक है, तो आरबीसी जो मोस्ट एबुंडेंट होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली होती है। ठीक है, सेलुलर पोर्शन में। ठीक है, और इस रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, इसका काम क्या होता है? ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो किसका होता है, आपके आरबीसीज का होता है। ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम जो साइंटिफिक नेम होता है वो इरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका कलर होता है रेड होता है। और कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आरबीसी का प्रोडक्शन जैसा कि स्टार्टिंग में भी अपन ने बात की थी, रेड बोन मेरो के अंदर होता है। आरबीसी का प्रोडक्शन कहां होता है, रेड बोन मेरो के अंदर होता है। जैसे मान लो कि ये कोई बोन है, ये कोई बोन है और इस बोन का ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। एपिफाइसिस बोला जाता है। इसके अंदर ही ब्लड के सेल्स है उनका निर्माण है वो देखने को मिलता है। रेड बोन मेरो के अंदर ही ये निर्माण है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी जो शेप होती है वो बाइकोन केव शेप की होती है। ठीक है, ये जो आप अपन देख पा रहे हैं ये बाइकोन केव शेप की होती है। ये किनारों से थोड़ी मोटी होती है, बीच से थोड़ी पतली होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें इसके स्ट्रक्चर की, आरबीसी की स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो बाइकोन केव डिस्क शेप की होती है। ठीक है, आरबीसी है वो आपको बाइकोन केव डिस्क शेप की है वो दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि ये किनारों पर से तो क्या होगी, मोटी होगी, किनारों पर से तो मोटी होगी और बीच से क्या होगी, पतली होगी। ठीक है, बाइकोन के डिस्क शेप दिखाई देगी। इसका डायमीटर जो होगा वो 7 to 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर वो देखने को मिलेगा। ठीक है, थिकनेस की मैं बात करूं तो एड्स इसके जो किनारे होंगे वो तो 2 से 2.5 माइक्रोमीटर के होंगे और सेंटर से ये क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर के। सेंटर से ये पतला होगा और किनारों से ये क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इसकी ये शेप होने के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, तो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा और बेटर गैस एक्सचेंज देखने को मिलेगा, ज्यादा मात्रा में ये ऑक्सीजन को ले जा पाएगी। और फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिलरीज के अंदर ये आसानी से फ्लेक्सिबल है वो रहेगी। उसके अलावा सेल के कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करें तो जो मेच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो नो न्यूक्लियस, मेच्योर आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस है वो देखने को नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखने को मिलेगा, राइबोसोम्स नहीं देखने को मिलेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नहीं देखने को मिलेगा। यही सब कारण होते हैं कि कोई भी आरबीसी है वो एक बार बढ़ने के बाद वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक टाइम के बाद वो नष्ट हो जाती है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिवीजन है वो नहीं देखने को मिलता। उसका कारण यही होता है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता और ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है वो नहीं होती। व्हाई नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता इसका मतलब प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन है वो इसके साथ बाइंड हो सकता है, इसके अंदर समा सकता है। ठीक है, नॉर्मल काउंट की अगर अपन बात करें तो एडल्ट जो मेल होगा
उसमें 4.5 टू 5.5 मिलियन आरबीसी जो वो देखने को मिलेगी। एडल्ट फीमेल के अंदर 4.0 टू 5.0 मिलियन देखने को मिलेगी और न्यू बोर्न के अंदर 6 टू 7 मिलियन के लगभग आपको आरबीसी है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात करें लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। एक आरबीसी बढ़ने के बाद 120 दिन तक सर्वाइव करती है। उसके बाद जो आरबीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। ओल्ड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन गेवार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है। स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो मैक्रोफेजेस क्या कर लेते हैं? आरबीसी का भक्षण कर लेते हैं फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के माध्यम से। इसके अलावा कुछ मात्रा में आरबीसी जो वो लीवर हो गया, बोन हो गया, बोन मेरो हो गया, इनके अंदर भी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन ब्रेक्स इनटू, अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट की अपन बात करें, जैसा कि अपन ने बात की है कि आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं और यही हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है वो करते हैं। तो हीमोग्लोबिन है ये क्या करते हैं? इसके अंदर एक तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसका वापस से रीयूज हो सकता है, वो वापस काम में आ सकता है टूटने के बाद। उसके अलावा आयरन होता है, आयरन का यूज हो सकता है और हीम होता है, ठीक है, हीम है वो होता है, ठीक है, जो कि बिलिरुबिन के रूप में अपनी बॉडी से बाहर है वो निकलता है, बिलिरुबिन के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की बात करें, एचबी हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी। हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, कॉन्जुगेटेड मतलब प्रोटीन और आयरन से मिला हुआ प्रोडक्ट है वो होता है जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और आरबीसी, एक आरबीसी के अंदर, प्रत्येक आरबीसी के अंदर, एक आरबीसी के अंदर 250 टू 270 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। एक आरबीसी के अंदर 250 से लेके 270 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एक आरबीसी के अंदर 250 से 270 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट रहते हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो ये हीम और ग्लोबिन दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। हीम जो होता है वो आयरन का सब्सटेंस होता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और ये जो होता है ये प्रोटीन पार्ट होता है। ग्लोबिन है ये क्या होता है? प्रोटीन पार्ट होता है। तो हीम और प्रोटीन दो मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना हुआ होता है। फंक्शंस की बात करें तो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है लंग्स से टिश्यूज के पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है टिश्यूज से लंग्स के पास, और एसिड बेस बैलेंस एट एज ए बफर सिस्टम ये काम करती है, और मेंटेन ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी है उसके लिए भी यही जिम्मेदार होती है, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू थिकनेस। अब आरबीसी कहां बनती है, कैसे बनती है, उसकी थोड़ी सी अपन बात है वो कर लेते हैं, ठीक है। आरबीसी के बनने की या आरबीसी के फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के बनने की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेज में आरबीसी है उसका निर्माण है वो देखने को मिलता है। सबसे पहली बात की आरबीसी है वो बनती कहाँ है, तो आरबीसी जैसा कि अपन ने बोला कि जन्म के बाद आरबीसी का जो निर्माण होता है वो रेड बोन मेरो में देखने को मिलता है, ठीक है। अपनी जो बोन्स होती है, जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है, उन बोन्स के अंदर जो रेड बोन मेरो जो एरिया प्रेजेंट होता है उस रेड बोन एरिया के अंदर इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस के माध्यम से आरबीसी का फॉर्मेशन वो देखने को मिलता है, ठीक है। रेड बोन मेरो के अंदर साइट कौन सी होती है, तो साइट रेड बोन मेरो होगी, ठीक है। और कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में बनेगा, तो रेड बोन मेरो के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन जो कि किडनी के माध्यम से सीक्रेट होता है, जो कि किडनी के माध्यम से सीक्रेट होता है, ये हार्मोन आके रेड बोन मेरो को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और रेड बोन मेरो के अंदर हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स है, इनके द्वारा माइलोइड स्टेम सेल्स बनती है। सबसे पहले माइलोइड स्टेम सेल्स बनेगी, फिर ये माइलोइड स्टेम सेल्स है ये प्रो इरिथ्रोब्लास्टस में कन्वर्ट होगी, प्रो इरिथ्रोब्लास्टस के अंदर कन्वर्ट होगी, फिर ये प्रो इरिथ्रोब्लास्टस बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्टस में कन्वर्ट होगा, फिर ये बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्टस है ये पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्टस के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहां तक की जो कंडीशन होगी उसके बाद पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्टस जो सेल्स है ये ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्टस के अंदर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। यहां तक इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्टस के बाद जो न्यूक्लियस होगा आरबीसी के अंदर वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
प्रोइरिथ्रोब्लास्ट तक इसके अंदर न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियस है वो दिखना बंद है वो हो जाएगा। उसके बाद आरबीसी है वो रेटिकुलोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट होगी, रेटिकुलोसाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद आपको एक मेच्योर आरबीसी है या मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, मेच्योर आरबीसी है वो देखने को मिलेगी, रेटिकुलोसाइट्स है वो इमेच्योर आरबीसी है वही होगी। ठीक है, और ये जो मेच्योर आरबीसी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमने एक छोटी सी कोशिश की है राकेश वर्मा एजुटेक चैनल के माध्यम से कि आप लोगों तक कंटेंट को सिंप्लीफाई करके आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि आप और हम मिलके एजुकेशन को और इजी और अच्छे वे में ले जाने का प्रयास है वो कर सके। तो उम्मीद है कि मैंने जो क्लास आप लोगों को समझाई है ब्लड के रिगार्डिंग ये आपको समझ में आई होगी, और आगे इसके आगे का जो पोर्शन होगा ब्लड का जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है वो जल्द ही हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट के अंदर हमें बताएं, ताकि हम उन पे और ज्यादा वर्क है वो कर सके। इसके साथ साथ में अगर आपको कोई भी कंटेंट नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड या जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन हम आपको देने वाले हैं उनमें आपको अगर अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इनको आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हमारा और आपका हौसला है वो टाइम टू टाइम अफजाई होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।